नमस्कार श्रोताओं। आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले की क्रांति प्रेरक कृति गुलामगिरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। फुले ने 1873 में यह किताब क्यों लिखी और इसमें उन्होंने भारतीय समाज की किन जड़ों पर सवाल उठाए? बहुत अच्छा प्रश्न। गुलामगिरी फुले द्वारा भारतीय जाति व्यवस्था के उत्पत्ति, इतिहास और ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों व अति शूद्रों पर थोपे गए मानसिक व सामाजिक बंधनों की विवेचना है। फुले का मानना था कि आर्य बाहर से आए आक्रमणकारी थे, जिन्होंने मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया। यहाँ एक रोचक बात है, फुले ने संवाद शैली अपनाई। वे इतिहास की उन परतों को उजागर करते हैं जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया। क्या आप बता सकते हैं कि यह रणनीति क्यों अपनाई गई? संवाद शैली से पाठक खुद को चर्चा का हिस्सा महसूस करता है। फुले और उनके मित्र धोंडीराव के संवाद के जरिए वे जटिल ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों को आमजन की भाषा में उतारते हैं, जैसे कोई शिक्षक बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाए। तो फुले का उद्देश्य सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य रखना नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना जगाना भी था। चलिए अब धर्म के नाम पर सत्ता के दुरुपयोग की बात करते हैं, जो उन्होंने आगे उठाई है। फुले ने गुलामगिरी में परशुराम की कथा का उल्लेख किया है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के जरिए सत्ता की क्रूरता दिखाई गई है। क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं कि यह कथा किस तरह सामाजिक संदेश देती है? बिल्कुल। परशुराम की कथा में दिखाया गया है कि किस तरह धर्म के नाम पर क्षत्रियों का संहार किया गया। यह कोई मामूली युद्ध नहीं, बल्कि गर्भवती औरतों व बच्चों तक का कत्लेआम था। फुले इसे सत्ता के लिए धर्म का दुरुपयोग मानते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या धार्मिक ग्रंथों की ऐसी कहानियां समाज में भय और मानसिक गुलामी को बढ़ावा देती हैं? निश्चित ही। जब धार्मिक ग्रंथों में हिंसा और वर्ण व्यवस्था को ईश्वर की इच्छा बताकर प्रस्तुत किया जाता है, तो समाज के निचले तबके इसे अपनी नियति मान लेते हैं। यह सशक्तिकरण नहीं, बल्कि मानसिक दास्ता का मार्ग है। इस संदर्भ में फुले का विश्लेषण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि धर्म और सत्ता की जुगलबंदी अनेक बार सामाजिक अन्याय को वैधता देती रही है। अब हम गुलामगिरी में वर्णित जातिवादी नियमों पर चर्चा करेंगे। ये नियम किस तरह शूद्रों की आत्मा को कुचलने का काम करते थे? इन नियमों में शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्ती में घुसते समय थूकने के लिए मिट्टी का बर्तन रखना पड़ता था, ताकि उनकी थूक जमीन पर न गिरे। परछाई तक के अपवित्र होने की बात कही जाती थी। इससे उनकी मानवीय गरिमा छीन ली जाती थी। यहाँ एक तुलना करें तो यह मानसिक उत्पीड़न किसी दीमक की तरह आत्मविश्वास को खोखला करता है। क्या आपको लगता है कि ये नियम सिर्फ बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक हीन भावना भी पैदा करते थे? बिल्कुल। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे अपमानजनक नियमों को झेलने से लोग इसे अपनी नियति मानने लगे। यह सामाजिक नियंत्रण की सबसे खतरनाक अवस्था है, जहां गुलामी सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सोच में उतर जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में फुले ने सामाजिक एकता की जरूरत पर भी बल दिया, ताकि जातिवादी जंजीरों को तोड़ा जा सके। आइए अब शिक्षा और बदलाव की बात करें। फुले ने अंग्रेजी शासन के दौरान शिक्षा के विस्तार को सामाजिक मुक्ति की शुरुआत माना। क्या आप उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि शिक्षा ने किस तरह गुलामी की जड़ें हिलाईं? अंग्रेजों ने पहली बार शूद्र और अति शूद्र बच्चों के लिए स्कूल खोले। इससे वे पढ़ना लिखना सीख सके, सवाल पूछने लगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। शिक्षा ने उन्हें आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ने का साहस दिया। हालांकि ब्राह्मण अधिकारियों ने शिक्षा के प्रसार में बाधाएं डालीं। क्या आप कोई उदाहरण साझा कर सकते हैं कि फुले और सावित्रीबाई ने किन संघर्षों का सामना किया? फुले दंपत्ति को समाज का भारी विरोध झेलना पड़ा। उन्हें कई बार मकान बदलना पड़ा और जान से मारने की धमकियां मिली। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा को समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाया। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आजादी का सबसे बड़ा अस्त्र है। अंत में गुलामगिरी की आज की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। आज जब हम गुलामगिरी को पढ़ते हैं, तो उसकी प्रासंगिकता क्या है? क्या भारतीय समाज मानसिक गुलामी से मुक्त हुआ है, या अब भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? आज भी जातिवाद और ऊंच नीच की प्रवृत्तियां समाज में मौजूद हैं।
फुले का संदेश यही है कि स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक नहीं, वैचारिक भी होनी चाहिए। जब तक सोच से गुलामी नहीं जाएगी, तब तक असली सामाजिक न्याय संभव नहीं। फुले के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने इतिहास से सीखें और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रहें। क्या आप मानते हैं कि गुलामगिरी आज के युवाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है? बिल्कुल। यह किताब युवाओं को झूठे धर्म और सामाजिक नियमों के खिलाफ सोचने, सवाल करने और बदलाव के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। यही सामाजिक सुधार की असली शुरुआत है। इसी उम्मीद के साथ हम आज के पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं कि गुलामगिरी का संदेश आज भी समाज को जागरूक और सशक्त बनाए। धन्यवाद और जय हिंद।